उसमें जब लिखा था डेस्मोस और जियोजेब्रा के बारे में, पैसिव असाइनमेंट्स भेजे और टीचर्स को एक्टिव लर्निंग सिखाने का। मान लो कोई टास्क मुझे असाइन करना है, मैंने सिर्फ अपनी लिस्ट में लिखा है और ऑटोमेटिकली वो जिसको असाइन किया है वहां पहुंच जाता है। आपने जब स्कूल को चालू किया था तो एक बहुत छोटा सा जगह से मतलब आपने चालू किया, छोटी क्लास के लिए चालू किया, फिर उसको ग्रो किया और आज एक मैसिव स्कूल बनाया है। और मैं देखता हूँ कि मतलब आपके स्कूल में लोग लाइन लगाए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप लोग काफी एप्लीकेशंस को डिक्लाइन भी कर रहे हैं क्योंकि योर स्कूल इज रनिंग एट कैपेसिटी। तो ये मैं देख तो पा ही रहा हूँ कि भाई ये इसीलिए है कि आपने वो अपना जो लीडरशिप विजन है वो आगे का रखा, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया, पेडागोजी को भी इम्प्रूव किया। बट मेरे को एक्चुअली ना याद आता है बैक इन द डे जब जब अभी तक पेंडेमिक आया भी नहीं था और मैं आपसे बात कर रहा था एंड यू वर डूइंग दैट गूगल का फुल फ्लैजेड कोर्स कर रहे थे आप, और मतलब यू नो और फिर उसके बाद उसको सिखा भी रहे थे। मतलब हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वाध्याय प्रवचनम छे, कि भाई पहले सीखो और फिर किसी को सिखाओ, तभी आप सीखते हो एक्चुअली। तो आप वो ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, आई स्टिल रिकॉल। बट मैं ये भी देखता हूँ कि आपके यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब रियल है, वो ऐसा नहीं है बहुत। अदरवाइज गूगल क्लासरूम चलाना आज के टाइम में कोई ऐसा तो है नहीं रॉकेट साइंस है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं। बट आपके यहाँ मैंने देखा कि वो रियल सेंस में इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। आपके यहाँ पर मैंने देखा कि जो गूगल की और टेक्नोलॉजीज हैं फ्री वाली, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज की हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपका एक पैरेलल आपका ईआरपी भी चल रहा है, लेकिन आप इस सिस्टम को भी इतने अच्छे से यूज कर रहे हो फॉर डे इन डे आउट। आपका जो भी काम हो रहे हैं वो आपके टीचर्स एक्चुअली उस ईआरपी सिस्टम से कर रहे हैं जो गूगल क्लासरूम वाला और गूगल साइट्स वाला सिस्टम से उसके साथ कर रहे हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना आसान तो नहीं रहा होगा। यू नो हर तरह के रेजिस्टेंस आते हैं। वो रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है टीचर्स का कि कोई चेंज नहीं होना चाहता। तो आपने ये मतलब कर कैसे पाए, कैसे उनको मोटिवेट किया, कैसे ये कहा कि भाई एक तो थोड़ा ये भी बताइएगा कि आज क्या हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को तो ये भी अंदाजा नहीं है मैडम कि एक्चुअली इन सिस्टम से क्या पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं आपका स्कूल के सिस्टम को देखता हूँ और बाकी लोगों के स्कूल सिस्टम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये तो कमाल है, सो कॉल्ड फ्री टेक्नोलॉजी से ये लोग तो जादू कर रहे हैं, है ना। और यहाँ तो लोगों के पास वो सारी चीजें, सहूलियतें, दुनिया भर के पैसे हैं, टेक्नोलॉजी बाई कर रहे हैं, उसके बाद भी इफेक्टिवली कुछ इंप्लीमेंट तो नहीं हो रहा। तो पहले आप ये बताइए कि क्या पॉसिबल है इन टेक्नोलॉजी से, आपके यहाँ पर कैसे कैसे कोई एक टीचर सुबह आती है तो कैसे कैसे काम होता है। दूसरा चीज कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आप। अच्छा सर, जब हमने शुरू किया, मतलब जैसे कोविड आया तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट वन एज अ टीचर, अगर मैं कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब ना मुझे जो मेरा मन कर रहा था वो मैं सब कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स को फोन किया कि अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। और दूसरा, मैंने टीचर्स को बोला, उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ 24 टीचर्स थे। तो मैंने सबको बोला कि स्कूल में आना मना है ना, तो मास्क लगाओ और मेरे घर पे आ जाओ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है। और मेरे पास अपने पास भी घर पे 6-7 लैपटॉप्स थे हमारे सब लोगों के। तो उनके चेहरे, जो उनमें से 50+ लोग थे, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सोच के आए होंगे कि आज तो मैम को रेजिग्नेशन पकड़ा देंगे। तो मैंने ये चीज उनके चेहरों पे लिखी हुई पढ़ ली, हियर माय साइकोलॉजी एजुकेशन हेल्प्ड मी। तो मैंने उन सबको बोला कि पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद हम आपकी सुनेंगे। तो मैंने उनको 1-2 चीजें सिखाई तो उन्होंने बोला कि ये तो मैम बहुत इजी है। तो मैंने कहा यही करने को मैं बोल रही हूँ। लाइक, फिर हिंदी पंजाबी टीचर्स का सबसे पहले होता है कि इंग्लिश वाले तो टाइप कर लेंगे, हम कहाँ। तो जब मैंने उनको सिखाया कि आप हिंदी पंजाबी भी यहाँ पे कर सकते हो, तो देवर मतलब जंपिंग विद एक्साइटमेंट कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और ये ट्रांसलेशन पंजाबी में मेरे डॉक्यूमेंट पे आ रहा है। तो इट्स रियली फन। तो वो सारे बड़े खुशी खुशी गए उस रात। और फर्स्ट 15 डेज मतलब मैंने सबको बोल दिया आप कुछ नहीं पढ़ाओगे, ओनली आई विल बी सेंडिंग असाइनमेंट्स टू गूगल क्लासरूम। और पहले 15 दिन है, पेरेंट्स को भी पता है कि एक ऐसी मुसीबत का टाइम है, तो हमें थोड़ा टाइम मैंने बाय कर लिया। मैंने वो पैसिव असाइनमेंट्स भेजे और टीचर्स को एक्टिव लर्निंग सिखाने का एक शुरू कर दिया साइड बाय साइड। तो 15 दिन में वो सब लोग एक्साइटेड थे। मैंने कहा जैसे
हम ऑनलाइन गए और मैं बात कर रही हूँ, तो हु इज गोइंग टू लिसन टू मी? सब लोग मतलब अपना कैमरा ऑफ करके, और उसके बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं, आपको सुनेंगे भी तो वो पता नहीं। तो स्क्रीन पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को लगे कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। तो फिर मैंने उनको डिफरेंट टूल सिखाए। अब फिर एक टीचर ने बोला कि मैम क्लास में तो हम ना टेबल टेबल जाके एक एक बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, ये कैसे होगा? तो फिर मैंने उनको उसके लिए भी टूल दिए, और आज भी जैसे अभी पंजाब में ड्यू टू रेन स्कूल्स बंद हैं, तो बच्चे उसी टूल के थ्रू टीचर हर एक की कॉपी भी चेक कर रहा है। यस ऑब्वियसली इट इज डिजिटल, पेपर वाला नहीं है कि गूगल क्लासरूम में आप फोटो खींच के डाल दो और फिर टीचर चेक करेगी, इट्स नॉट दैट। मतलब रियल टाइम में वो उनके शीट्स चेक कर रही है। मान लो उसने 4 डिक्टेशन वर्ड्स दिए हैं, तो वहीं पे वो चेक कर रही है रियल टाइम में। तो और इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक अमेरिकन है ऐप, अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे इंडिया में ना टीचर्स के लिए कुछ फ्री नहीं है, बट अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो टीचर्स को सर्टेन लिमिट तक फ्री चीजें देते हैं, जिससे टीचर का काम चल जाता है। सपोज अब उन्होंने बोला मुझे कि आप 100 असाइनमेंट फ्री आप इसमें कर सकते हो, तो हमारे टीचर्स इतने सियाने हैं कि जब उनको लगता है 80 हो गए, लास्ट 30 डिलीट कर देते हैं, उनके पास 50 का कोटा फिर बच जाता है। तो इस टाइप से मतलब जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर उसको खरीदने जाते तो हमें वो 2.5 लाख रुपए एक टीचर के लिए खर्च करना पड़ता। तो पूरा स्कूल उसे यूज कर रहा है, यानी 67 टीचर्स उसे यूज कर रहे हैं टोटली फ्री। तो ये है कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा समझा जाए, और दूसरी चीज होती है कि पेडागॉजी को आपको लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। अब हर जगह एक ही तो चलेगा नहीं, जैसा मेरा मतलब लर्निंग आउटकम है उसी के टाइप की मेरी पेडागॉजी होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड मेरा टेक्नोलॉजी टूल होना चाहिए। तो हर जगह तो एक चाहिए नहीं। तो दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock में एक लर्निंग ट्यूटोरियल वीडियो कुछ भी शेयर करती हूँ, जिसको टीचर्स देखते हैं। हम 7:30 स्कूल पहुंचते हैं, तो 7:30 से लेके 7:55 तक हमारे पास टाइम होता है, 25 मिनट्स। उसमें हम वो वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है और कहाँ हमारे काम आ सकता है, और ये हमारा डेली लर्निंग है। और उसके बाद रोज सुबह 5 बजे आप मतलब वो भेज रहे हो कुछ सीखने के लिए, और वो लोग बीच में देख भी पा रहे हैं और फिर डिस्कस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और कई बार तो वो कहते हैं कि मैम अर्ली मॉर्निंग मत डालो, लेट इवनिंग डाल दो, मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं 4 बजे देख लूंगी। मतलब इट इज द क्वेस्ट। मैंने मतलब टीचर्स में क्यूरियोसिटी इनकलकेट की है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। जैसे रोज अपडेट आ रहे हैं, गूगल क्लासरूम भी एक सिंपल गूगल क्लासरूम नहीं रहा है, उसमें भी रोज अपडेट आए। अभी गूगल के बहुत सारे अपडेट्स आए, तो मैंने सारे शेयर किए, तो दे मतलब बिकम क्यूरियस कि आज मैम के पास क्या है शेयर करने के लिए। वो कोई लंबा वीडियो नहीं होता, मैक्स 10 to 12 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल होता है। जो भी अपडेट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आते हैं तो मैं अपने टीचर्स के साथ शेयर करती हूँ। और फिर मॉर्निंग में अगर डिस्कशन रह गया तो हम हमारे बच्चे चले जाते 2 o'clock, तो 2 o'clock से लेके 2:45 तक फिर हमारे पास एक टाइम स्लॉट होता है। तो ये टाइम हमने रखा हुआ है लर्निंग का। इसमें हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर नया कुछ नहीं है तो किसी ऐसे को पकड़ते हैं स्टाफ में से जिसको समझ नहीं है, उसको पढ़ाते हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ है, मतलब मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये आइडिया। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो मैं अपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लूंगा इस आइडिया को। तो यार दिस इज सो गुड एक्चुअली, क्योंकि बहुत बहुत छोटे से इनपुट से एक्चुअली, क्योंकि सी इट्स क्यूरेटेड, इट्स नॉट क्रिएटेड कंटेंट। क्रिएट करने में कंटेंट की तो बहुत मेहनत लग रही है, ये तो क्यूरेटेड है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं, अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस इस पे काम हो सकता है, इट्स लाइक अमेजिंग। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा ये। हाँ जी, रेगुलर बेसिस पे अगर टाइम नहीं लगेगा ना सर, तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि जिससे जो अगर आप आज हम कुछ काम कर रहे हैं तो कल तक भूल जाएंगे। बिल्कुल
बिल्कुल। तो तो इसमें एक इसलिए चीज़ इसमें हाँ एक जी चीज़ सर। जो मैं देखता हूँ आपका कि मैडम क्या होता है कि आपने मेरे से एक और चीज़ बात की थी कि भई हमारा जैसे अब टीचर जो सुबह आता है, तो वो कैसे-कैसे अपना आपने बताया था कि भई अपना अकाउंट खोलता है, वो देखता है आज उसके लिए क्या-क्या टास्क्स असाइन्ड हैं। थोड़ा उसके हाँ बारे में जी, भी बताइए। ये हमारा सर हमने एक इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट हमने अपने स्कूल का डेवलप किया है, जी। जिसमें कि मान लो कोई टास्क मुझे असाइन करना है, मैंने सिर्फ अपनी लिस्ट में लिखा है और ऑटोमेटिकली वो जिसको असाइन किया है वहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि आपको भी पता है ये बहुत एक सिंपल टास्क है। हुँ, गूगल एप्स डॉक्यूमेंट में भी मिलता है, गूगल शीट्स में भी मिलता है, बट हम लोग इसे यूज नहीं करना चाहते हैं। और अगर हुँ, हमारी एनईपी बोल रही है कोडिंग रोबोटिक्स अगर बच्चों को सीखना है तो टीचर को नहीं आया तो कैसे होगा। तो हुँ, हम टीचर से पूछते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपने बच्चों का डेटा बनाया इससे आप क्या चाहते हो कि आपको रिपोर्ट मिले। हुँ, हुँ, उसके अकॉर्डिंग बच्चे और टीचर जो हमारी स्टेम लैब है, स्टेम लैब इंचार्ज हैं जो, वो और बच्चे मिलके फिर उस टीचर के लिए या मेरे लिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक मेरे फोन पे मैसेज आना चाहिए कि आज कौन कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, बट उसके लिए टीचर का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगना चाहिए, उसके शीट से मुझे ऑटोमेटिक मैसेज आना चाहिए कि पहले टीचर वो वहाँ पे लिखे फिर मुझे मैसेज करे या मैं शीट खोलूं, ये सब हमारी हेडेक्स नहीं चाहिए। तो बच्चों ने एक स्क्रिप्ट बनाई, अब मुझे पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में एब्सेंट है ऑटोमेटिकली, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करता है, वो हुँ। सिर्फ अपनी शीट में मार्क करते हैं और मेरे पास आ जाता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये हम ईआरपी से भी कर लेते हैं, बट ईआरपी पे भी मुझे रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ता है। मैडम पर यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस मैं जहाँ देखता हूँ ना स्कूल्स में आज तक मेरे पास कोई एक्चुअली कोई एग्जांपल नहीं है कि सक्सेसफुल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का। ज्यादातर हाँ जी, जगह पर ईआरपीज क्या होते हैं, 2 साल चलते हैं मैक्स 3 साल चलते हैं, उसके बाद ईआरपी चेंज कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये ईआरपी काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ईआरपी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ईआर वो जो डेटा फ्लोज हैं वो हमारे प्रोसेसेस कोई बना ही नहीं रहा है। किसी स्कूल में एसओपीज नहीं है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो इसका मतलब बेसिकली ये ईआरपी का चैलेंज नहीं है, आपने एसओपीज बनाया, आपने डेटा फ्लो सिस्टम्स बनाए बेसिकली। हमारे सर एक ही ईआरपी चल रहा है सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कूल, क्योंकि बच्चों जी, का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हम ईआरपी पे डालते हैं। अगर हर 2 साल में ईआरपी बदलेंगे तो मुझे बच्चों का टाइमलाइन नहीं मिलेगा, तो इसलिए राइट। हमने ईआरपी कभी नहीं बदला है। ये है कि जहां हमें चाहिए कि ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए हमारे पास टाइम है, वहां हम ईआरपी को यूज करते हैं। बट जहां तक है कि हमारी एकेडमिक इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम सारा का सारा सेल्फ मेड जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनकी रिपोर्ट्स के लिए हम गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं हम्म, हम्म, और बड़े अच्छे से करते हैं। मुझे हम्म, मतलब ऐसा लगता है कि गूगल ने इतना कुछ फ्री में दिया हुआ है टीचर्स के लिए कि ये मतलब मोर देन सफिशिएंट है अगर हमने इसको सही से एक्सप्लोर कर लिया तो। हम्म, अभी से अभी लेटली मतलब रिसेंटली चैट जीपीटी के अगेंस्ट काफी कुछ बोला जा रहा था कि चैट जीपीटी बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म कर देगा, टीचर्स की खत्म कर देगा। तो हम्म, मैंने अपने स्कूल में मैंने कहा कि देखते हैं कि ये लोग कैसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सिंपली इनको अपडेट दिया कि चैट जीपीटी में स्टडी एंड लर्न फीचर है, उसे आप एक्सप्लोर कर लेना। तो हम्म, उससे पहले मतलब सब मतलब नॉर्मल लोगों को तो मैंने टीचर्स को बोला कि आप कैसे कर रहे हो, कहते मैम हम तो सिंपली हमने एनसीएफ डाला चैट जीपीटी पे और हम्म, उसको बोला कि हमें सिखा दे या मुझे 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन सिखाना है तो मेरा लेसन प्लान एनईपी के अकॉर्डिंग बनाना मुझे सिखा दो। हम्म, तो उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटर किया। हम्म, तो कहते कि ये चीज हमने बच्चों को भी हम सोच रहे हैं कि सिखा सके, तो आप हमें गाइड करो कि हम क्या ये काम कर सकते हैं। तो मैंने हम्म, बोला कि अगर एज ट्यूटर बच्चे इसे यूज करते हैं, पहले एक पायलट करके देख लो। तो हमने टीचर्स के जो पेरेंट टीचर्स हैं उनके बच्चों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया कि बेटा आपको जो समझ नहीं आ रहा है टॉपिक कॉन्सेप्ट, आप उसे यहाँ पे स्टडी एंड लर्न में जाके बोलो कि मुझे ये पढ़ाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हम्म, तो मतलब दे डिड
अ वेरी वंडरफुल जॉब। इवन यहाँ तक कि उन्होंने उसको ये तक बोल दिया कि कल मेरा क्लास टेस्ट है, तो मुझे टेस्ट करो मेरी नॉलेज कि मैं कल मेरे 10 आउट ऑफ 10 आएंगे कि नहीं। तो बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया, और यही टीचर का पेन एरिया होता है कि बच्चे प्रैक्टिस करें और मोर ओवर रीड करें। जब वो इतने सारे उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है स्टडी एंड लर्न, तो वो उसे रीड कर रहे हैं। जब रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रास्प कर रहे हैं। और आपको और पता है कि टेक्नोलॉजी तो हमेशा से ही, मतलब ये भी है ना मैडम कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, सो टेक्नोलॉजी के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं भाई, नुकसान भी हैं बट कुछ फायदे भी हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर यूज पाओगे उस करो। प्रोसेस को, कि भाई अगर आप मतलब जी डायरेक्ट चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि मुझे ये करके दे दे, तो ये तो हाँ, वाकई में एक मतलब बुरी बात है, किसी हाँ, के लिए भी बुरी बात है। मेरी राइटिंग स्किल्स खत्म हो जाएंगी अगर मैंने उसे बोला कि एक टीचर्स के लिए मैसेज लिख दो राइट। मोटिवेटिंग था कि भाई अभी रेन में आपको ऑनलाइन क्लास लेना है। तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर माय क्रिएटिविटी, माय इनोवेशन, माय राइटिंग स्टाइल। मेरे हिसाब से ना मैडम, जो चैलेंज है, जो जो ज्यादातर जो ये थिंकर्स ये वाला चैलेंज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर सकते हैं कि भाई हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या कंट्रोल्ड मैकेनिज्म से हम इस तरह के टूल्स को यूज करेंगे, बट एक्चुअली वो कंट्रोल्ड रह नहीं पाएगा। इन द सेम वे हाँ जैसे हमारे पास इंटरनेट में कंट्रोल्ड रह नहीं पाया, हमने कहा कि हाँ इंटरनेट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वो ये चीजें दे सकती है, वो चीजें दे सकती है अगर इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज करें, लेकिन वो कंट्रोल्ड रह नहीं पाता। मतलब चैट जीपीटी के अपने स्टोरीज भी हैं कि भाई बच्चों ने बात की और फिर उन्होंने कुछ खराब स्टेप्स ले लिए, ये हुआ वो हुआ लाइफ में। तो हाँ ये है कि भाई अगर पेरेंट्स या एल्डर्स जो हैं वो अगर इस बात को कोशिश करें कि भाई एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करवा पाएंगे, तो ऑब्वियसली काफी अच्छी चीजें करी जा सकती हैं शायद। लेकिन वो कर पाना बहुत एफर्ट का काम है, कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा ये थोड़ा मेरे को लगता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ सर अगर हम ना मतलब चीजें बाजार में आएंगी और बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो मिसयूज होगा। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उन्हें इन नई चीजों को हैंडल करना सिखाएं। तो अगर हैंडल करना सीखेंगे तभी होगा, क्योंकि ये पुराने जमाने में भी जब गाड़ी आई होगी तो कईयों ने टक्कर मारी होगी जब ड्राइविंग सीखते हैं। तो अभी भी मार रहे हैं, सबसे है ना, ज्यादा मरने वाले लोग हमारे हिंदुस्तान में आज भी रोड एक्सीडेंट से हैं मैडम, दरअसल। हाँ है ना। तो ये है कि सेम इज द केस विद टेक्नोलॉजी कि शुरू में कुछ गड़बड़ करेंगे और बाद में इनको पता लगेगा कि इसका ये यूज है। तो और अगर हम इसे बैन करना तो इन एनी केस ये रुकने वाली है नहीं। मतलब हाँ हम लोगों बैन ने एक करना तो सर्वे मैं मानता हूँ कि बैन करना कि तो ये कोई जी हम लोगों ने एक सर्वे किया था स्कूल में कि जब चैट जीपीटी अभी मतलब टीचर्स तक नहीं पहुंचाया था, हमने स्कूल में नहीं जी जी पहुंचाया था हम्म, और ना टीचर्स को पता था, जो बिल्कुल बिगिनिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने सर्वे किया बच्चों के पास जाके कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या यूज कर रहे हो। तो दो स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैम वट एवर मैम इज आस्किंग एज अ क्वेश्चन और asking us to write answers and copies, we are copying from chat gpt only। तो मतलब अच्छा, बड़े बच्चों ने बड़े मुझे बड़े मैंने खुशी से बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब बात करते हैं। और इवन कईयों ने तो बोला, मैंने कहा कि क्या आप मतलब क्यों आपके फोन पे लगे रहते हो, जैसे कंप्लेंट्स हैं। तो कहते हैं मैम यूट्यूब पे ना एक चीज हम अपने चाहे देख रहे होते हैं तो साइड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो फिर हम कर नहीं पाते कोप अप। तो आप बताओ हम क्या करें। तो मतलब अगर ऑनेस्टली उनसे बात करी जाती है ना सर, मैं हमने 1 to 1 मतलब हमारी एक काउंसलर की ड्यूटी लगाई कि 1 to 1 हर बच्चे से बात करनी है कि उसके चैलेंजेस क्या हैं। एक एक बच्चे से बात करके रिपोर्ट बनाइए सर, आप सी देख सकते हो सी स्कूल में। ये है इनोवेशन। हाँ इनोवेशन जी। यही है मैडम कि हाँ आप प्रॉब्लम तो देख रहे हो और फिर उसके ऊपर क्रिप करते रहो, ये प्रॉब्लम है। आपने कहा कि भाई चलो ठीक है 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करवाएंगे, उससे कुछ डेटा आएगा, उससे कुछ समझ आएगी, उनसे कुछ पैटर्न्स आएंगे, उन पैटर्न्स में पूरा से क्या साल, सॉल्व कर सकते पूरा साल लगा सर। हर रोज हैं। मतलब 10-15 बच्चों से ही बात हो पाती थी, पूरा साल हम्म, लगा हमें वो रिपोर्ट बनने में। और हम्म, फिर हमने ये सारे कंक्लूजन्स के साथ बच्चों को भी बिठाया, और बच्चे भी मतलब खुद भी परेशान थे अपनी इस हैबिट से कि भाई हम्म। मैं गेम में लग जाता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चे खुद भी परेशान थे कि वो दे वांटेड समवन टू हेल्प देम।
ये ना मेरे को बिल्कुल बढ़िया पॉइंट लगा आपका कि आप, मेरे हिसाब से ना लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को केवल टेक्नोलॉजी के जोन में देख रहे हैं। वो इसको ऐसे नहीं देखने को तैयार कि भाई कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी एक टूल है। आपने प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी, आपने वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन किए, एक पूरा बंदे की ड्यूटी लगाई, आप बता रहे हो कि पूरा साल हमको लग गया, लेकिन अब उसके बाद आपने रियल प्रॉब्लम समझे, रियल चैलेंजेस समझे और उस चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश की। एक चीज जो मैं और भी आपके यहाँ पर देखता रहा हूँ, जब भी मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, और मतलब इसी, मेरे को वो अभी भी आपकी क्लासरूम की वॉल्स याद आती हैं जहां पर आपने वो जो प्रोसेसेस बनाए हैं वो आपने लगाए भी हैं ताकि वो टीचर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में क्या होता है कि ये सब चीजें है ना कि भाई अच्छी अच्छी चीजें दीवारों पे लगाना ये आम बात है, वो पुराने साइंटिस्ट की फोटो लगाना, पुराने बड़े लोगों की फोटो लगाना, ये सब होता है। बट अपने पेडागोजी, अपने सिस्टम्स को उस पर लगाए रखना कि भाई ये है तुम्हारा गोल, ये करना है तुम्हें, और वो बार बार आइटरेशन हो पाना उनके सामने, इट्स अ बिग थिंग। और हम लोग तो वहां पर वो एक इवेंट कर रहे थे, इतने सारे स्कूल प्रिंसिपल्स आए थे, मैं देख रहा था कि वो सारे ही लोग इसको देख रहे थे कि अरे यार ये क्या कर रहे हो मैडम, हमको भी सिखा दोगे, ये तो बड़ा अच्छी सी चीज है, ये वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है। आपको याद है आप एक टूर करवा रहे थे हाँ हमको, जी। तो मैं सर थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहूंगा कि आपने वो जो चीजें ओवर द टाइम डेवलप की हैं वो क्या चीजें, आप कैसे देखते हो अपने स्कूल की पेडागोजी को, कि आप सर कैसे मैं पढ़ाने ना की कोशिश कर रहे हो? सर मैं ना डेमोक्रेसी में बिलीव करती हूँ जी और मैं चाहती हूँ कि वो प्रैक्टिस की जाए स्कूल में भी। जी। तो हमारी स्टूडेंट काउंसिल जो होती है, हम उसके साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं। आपको याद होगा जब वो प्रिंसिपल्स की मीट थी, आप थे, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आल्सो सिटिंग देयर, हम्म है ना? नहीं तो होता है कि आइसोलेटेड होता है, बच्चों के लिए कुछ और, टीचर्स के लिए कुछ और। तो मेरे स्कूल में मैं बच्चों को बोलती हूँ कि जितनी फ्रीडम हैंडल कर पाओगे उतनी मिलेगी, हम्म। क्योंकि स्कूल के अंदर अगर हम डिक्टेटरशिप रखेंगे और बाहर जाके एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग डेमोक्रेट हो जाएंगे तो नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल। इनको क्लास में अगर हम स्कूल में सिखा नहीं पाए कि चलना कैसे है कॉरिडोर में, तो ये सड़क पे कैसे चलेंगे? तो बिल्कुल। हमारे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि दे रोम अराउंड थ्रू आउट द डे, क्लासेस हैव बीन असाइन्ड टू टीचर्स, हम्म टीचर स्टेज इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स कम एंड गो। तो वो एक बड़ा अच्छा, मतलब टीचर्स बताते हैं कि वहीं पे इनके आने जाने में जो ट्रांजिशन का 5 मिनट का पीरियड होता है, पानी पी लिया, वॉशरूम जाए, तो क्लास में वो बड़े टिक के फिर बैठ के पढ़ते हैं। और दूसरी चीज है कि हमारे स्कूल में कोई डिसिप्लिन पॉलिसी नहीं है, बिहेवियर पॉलिसीज हैं। बिहेवियर ओके। पॉलिसी यानी कि आप अगर ये, आपने वही चार्ट्स देखे थे हमारे क्लासरूम्स में कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे बोलते देखो यहाँ पे ये हायरार्की में आप कहाँ हो, आप अनार्किस्ट हो या आप डेमोक्रेट हो या आप मिडल में हो। तो वहीं पे वो बच्चा अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जैसे शीशा दिखा दे, हमें संवार देता है, बोलता कुछ नहीं है। तो हम्म। सिमिलरली हमारे वो जो बिहेवियर के चार्ट्स हैं, बच्चे को बोलते कुछ नहीं है बट उसे बता देते हैं कि वेयर ही और शी इज लाइंग एट द स्केल ऑफ हम्म। डिसिप्लिन और मे बी डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के कौन से लेवल पे हो आप। मैं ना हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि मतलब जब भी अक्सर मैं ये वाली बात करता हूँ ना, स्कूल्स में क्या होता है मैडम, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, ये शब्द बड़ा ही यूज किया जाता है, डिसिप्लिन करो। और मैं कहता हूँ यार अगर तुम डिसिप्लिन कर रहे हो तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि तुम डंडा दिखा के तुम किसी को शांत करने की कोशिश करो, नहीं कर तो तुम सकते। उसमें परमानेंट चेंज नहीं ला रहे हो। वो बस उस टाइम ही बिहेव करेगा सही से जब उसके सामने डंडा है। तुम्हारा काम ये है कि उसको ये समझ में आए कि भाई मैं जिस सिचुएशन में हूं उसमें मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं तो कैसे बिहेव करूंगा, मम्मी पापा के फ्रेंड्स के साथ हूं तो कैसे बिहेव करूंगा, टीचर्स के साथ हूं तो कैसे बिहेव करूंगा। वो खुद कॉन्शियसली ये डिसीजन ले पाए। जो आप बात कर रहे हो बेसिकली वो एग्जैक्टली यही है, और ये तो मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है सुनने में कि एक ऐसा और कर पाए। एग्जाम एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अभी 12th का फेयरवेल होता है, 12th क्लास का। तो जी। सब टीचर्स मतलब मुझे पूछने आए, मैम इनको ड्रेस कोड बता दिया आपने, आपकी मीटिंग हुई थी स्टूडेंट काउंसिल के साथ? मैंने कहा कि हमने इनको 14 साल पढ़ाया है, अब भी अगर इनको ड्रेस कोड हमें बताना है कि हाउ डू इन्फ्लुएंशियल पीपल ड्रेस अप, तो फिर फायदा क्या है? लेट्स सी। तो से नहीं मैम, ये पहन के आ जाएंगे, वो पहन के आ जाएंगे। मैंने कहा चलो खुद को चेक कर लेते हैं फिर कि क्या पहन के आते हैं। एंड टू माय एस्टोनिशमेंट इवन
+2 की सारी लड़कियां साड़ी पहन के आई और +1 की सब लड़कियां सूट पहन के आई, और लड़कों ने भी मतलब इंडियन अटायर पहनने की कोशिश की जहां तक हो सकता था। +2 के बच्चों ने मतलब पूरा प्रॉपर सूट पहना, और +1 के लड़कों ने इंडियन मतलब कुर्ता पजामा पहना। तो इट वाज सो नाइस टू सी, और इतना मतलब ये लगता है कि आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया, अरे क्योंकि हम मतलब लोग एक एजुकेटर का तो सपना है यार, ये आपने तो वो सपना जी लिया, मतलब दैट इज अचीवमेंट, एक फीलिंग आती है हाँ, एकदम। तो वही ना, मतलब सब हैरान थे, मैम आपने ड्रेस कोड बताया था इनको? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ खुद ये देखा कि हमने 14 साल पढ़ाया है, तो अब ये करते क्या है, क्योंकि हम अपने स्कूल में करते रहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के हेयर स्टाइल के फोटोग्राफ्स लो, पेस्ट करो, सक्सेसफुल लोगों का ड्रेसिंग सेंस देखो और स्क्रैप बुक बनाओ। तो ये एक्टिविटीज जब स्कूल में बच्चे कर रहे हैं तो उनको फिर पता लग रहा है ना, मुझे भी सक्सेसफुल होना है। और दूसरी बात, मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा राजा बनना है तो राजा के गुण होने चाहिए, राजा के गुण होंगे तो आप राजा बन जाओगे। तो वो मतलब अननोइंगली राजाओं को फॉलो करना शुरू करते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनके हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी करते हैं। और मेरे को लगता है कि जो आजकल ये गवार स्वैग चलन में चल रहा है उससे बच जाते हैं फिर, क्योंकि आजकल रील्स में होता है कि जो जितना गवार है उतना कूल है, पर ये हाँ। बच्चे उनसे बचे हुए हैं। अच्छा, फिर से एक बार वापस आते हैं, तो मैं एक बात पूछ रहा था कि जो आप आपके यहाँ जो पेडागोजीज आप यूज कर रहे हैं, कि आप मतलब क्या चीजें हैं जो आपके टीचर्स को आप स्पेसिफिकली देखते हो कि भाई ये चीजें हम सिखा रहे हैं, तो शायद इसलिए हमारे पे बेहतर तरीके से वो बच्चों को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं जो भी वो सीखना चाहते हैं। तो मतलब अ फ्यू थिंग्स जो आपके दिमाग में आती हैं कि हम ये तरह की चीजें करवा रहे हैं, हम ये अपने टीचर को कहते हैं कि ऐसा कीजिए, वो कुछ चीजें क्या होंगी? सर सबसे पहले तो ना मैं उनका टाइम जहाँ कंज्यूम हो रहा है ना वहां पे टेक्नोलॉजी ऐड करती हूँ, कि ओके। टीचर फालतू के लिखने पढ़ने में अगर लगा हुआ है तो उसके पास टाइम नहीं बचता कि वो कोई इनोवेटिव पेडागोजी के बारे में सोचेगा। अभी देखो बिल्कुल आपने एक बुक पढ़ी होगी, टीच लाइक अ पायरेट, सही। है ना सर? तो हुँ, वहां जो है वो हमारी एक टीचर जोकर बन के आई क्लास में, हुँ, मतलब उसने वो बुक नहीं पढ़ी है, बट हुँ, उसके पास टाइम था, उसने अपना हैट पहना, नोट्स भी लगाया, और मैथ्स क्लास थी वो। तो हुँ, मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। जब हुँ, टीचर के पास टाइम होता है ना, वो पेपर्स में नहीं खोया हुआ, उसे लेसन प्लान बनाने की टेंशन नहीं है, वो वहां पे एआई उसका हेल्प कर रहा है, हुँ, और उसको इनोवेटिव चीजें सिखाने के लिए उसका प्रिंसिपल और बहुत सारे और रिसोर्सेज हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो हुँ, काम करने के लिए ना फ्री होता है। यानी हुँ, फ्रीडम जब उसके पास है तभी इनोवेशन होता है। अगर उसे है कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल टीचर डायरी लिखने में बहुत टाइम जाता है, टीचर डायरी को हमने डिजिटल कर दिया कि हुँ, भाई आपको हर बार बच्चों के नाम ही तो लिखने होते हैं ना, इसने ये किया हुँ, वो हुँ, किया, वो लिस्ट कर लो आप। तो वो चीजें जहाँ पे टीचर का टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमने अपने एंड पे लेके रखे हैं। मी बीइंग रिसोर्स पर्सन, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज फिर टीचर्स के साथ शेयर करती हूँ कि जो जहाँ जैसा लगे आप उसे यूज कर सको, हुँ, क्योंकि एक ही चीज हर जगह नहीं चलती है। हर हुँ, क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग टूल चाहिए, अलग पेडागोजी चाहिए, अलग टाइप का एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। तो वो हुँ, सब ये करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार इन्होंने किया कि हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज जैसे बच्चों को सिखाने हैं, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि किस में कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है और कितनी शुगर है। शुगर हुँ, बोर्ड का एक आइडिया आया था हमारे पास सीबीएसई की तरफ से, कि तो हुँ, मैंने बोला कि सिर्फ शुगर कंटेंट क्यों, हम सारी चीजें बच्चों को सिखाते हैं कि लिखें। तो इन्होंने एक वो स्ट्रीट फूड अरेंज किया, मतलब वो स्ट्रीट फूड बाजार, पूरा एक कॉरिडोर, आपको पता है हमारे स्कूल के लंबे लंबे हैं, तो वहां पे ना वो बाजार लगा दिया। कोई मतलब भेलपूरी बना रहा है, कोई फ्रूट चाट बना रहा है, कोई सैंडविच बना रहा है, जो भी मतलब बच्चे बना सकते थे। और उसके साथ मतलब टीचर्स और दूसरी क्लासेस के बच्चे कस्टमर्स थे।
तो वो जाके वहां पे ना उनको बता रहे थे कि अगर आप सैंडविच खा रहे हो तो इसमें क्यूकम्बर है, टोमेटो है या अनियन है तो और या मेयोनीज है, तो इसमें कितना कंटेंट है, कौन सा मिनरल्स है, कौन से विटामिन है, आप कितना खा रहे हो। तो वो एक फन एक्टिविटी थी। एक तो मतलब बाजार लग गया, जैसे जैसे वो आप कहते हैं कि फास्ट फूड वाला बाजार हो गया, हाँ, और उसमें हाँ, बिल्कुल। हर चीज के न्यूट्रिशनल वैल्यूज पता कर रहे थे। अब हर हुँ, कॉन्सेप्ट के ये नहीं हो सकता है। पर हाँ, दूसरी तरफ क्या था कि एक मैथ्स टीचर थी। मैथ्स टीचर बोलती है, मैम मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करती हूँ, मैं करेंसी दे देती हूँ एक्चुअल में, कि वहां हुँ, जाके ये सैंडविच खरीदो और वो जमा भाग करो कि जैसे 100 रुपीज है तो इसमें से आपका 20 का बर्गर आ गया या 25 का आ गया, तो कितने बचे, लाके मुझे वापस करो। तो इस टाइप से मैथ्स टीचर और साइंस टीचर ने वो क्लब किया आपस में, और एक्चुअल में एक्टिविटी क्या हुई कि स्कूल में बाजार वो फूड स्ट्रीट बन गई कॉरिडोर में। वो हुँ, पूरी फूड स्ट्रीट बन गई उनकी, हुँ, कि हुँ, कोई घर से बना के लाया, किसी ने वहां पे कुकिंग विदाउट फायर, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए हमें कुकिंग विदाउट फायर रखा, तो उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज करे। कोई टीचर घर से सांबर बना के लाया, कोई सी मदर ने सपोर्ट किया। तो मतलब एक्चुअल में तो वो बड़ा मजेदार रहा कि फूड स्ट्रीट है आज फर्स्ट फ्लोर पे, तो जिसको हुँ। खाना है वो चले जाओ, है ना। और दूसरी तरफ से वो मैथ्स और साइंस की एक्टिविटी होगी। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि मैडम, दैट एक्साइटमेंट, दैट क्यूरियोसिटी, अगर आप क्यूरियोसिटी बिल्ड कर सकते हो तो लर्निंग अपने आप कहीं ना कहीं तरीके से होगी। सबसे बड़ी चीज है जो मतलब वो एक फेमस बुक है ना, वाई स्कूल्स फेल, के भाई बेसिकली आप क्यूरियोसिटी तो बिल्ड कर नहीं रहे हो, है ना, आप तो उसको बोरिंग बना रहे हो, तो लर्निंग आप दे नहीं पा रहे हो जब तक आप उसमें वो क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं करोगे। और क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए आपने बड़ा सही चीज बताई कि भाई जैसे आपने बताया कि वो क्लाउन बन के आ गई आपकी जो वो टीचर है, या फिर आपने फूड स्ट्रीट बना दी। दीज आर ऑल टूल्स टू बिल्ड दोज काइंड ऑफ क्यूरियोसिटीज। तो अगर हम माने कि भाई चलो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई अब बच्चों के अंदर, अब बच्चे सीखने के लिए तैयार है, फिर आपने बताया कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो टू बिल्ड लाइक कि आपका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा उस चीज को सिखाने का। फिर अब ये बात उनको जो सिखाना है टीचर के एंड से वो हो गया, अब बात आती है बच्चों के एंड पे। वहां पर भी आप कुछ क्या कर रहे हो एज अ पेडागोजी सिस्टम्स, कुछ उनको जो सर ये होमवर्क देना है या एक्टिविटीज देना है, वहां उस लेवल पे हम क्या कर पाते हैं? सर जैसे अभी ना बहुत बड़ी चीज है कि मैंने अगर कोई वर्कशीट दी है तो उसे चेक भी करना होगा। राइट। अब मान लो मैं 2 सेक्शंस में पढ़ाती हूँ तो वहाँ 30 बच्चे होंगे, तो 60 मुझे वर्कशीट्स चेक करनी है। तो वहां पे भी हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया है। जैसे मैथ्स के सम्स हैं या कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ग्रामर के हैं, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्कशीट बनी है वहां पे कि अगर सारे आंसर करेक्ट हैं तो एक पिक्चर करेक्ट बन जाता है साइड पे। तो टीचर को सिर्फ ये देखना होता है कि ये पिक्चर पूरा बन गया है क्या। अगर ओके। पिक्चर पूरा है तो इसका मतलब वो वर्कशीट सही है ना। मान लो हाँ, ओके, गुड गुड। वो और मतलब बेसिकली आपने उसके पीछे कैप्चा बना दिया। हाँ जी। हाँ, और या जैसे कि वो जैसे ही सही आंसर लिखेगा तो वो जो बॉक्स है ग्रीन हो जाएगा, तो बच्चे हाँ, को भी पता लग रहा है कि ये ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा आंसर रॉन्ग है। और टीचर राइट। को भी चेक करने के लिए सिर्फ यही देखना है सारे ग्रीन हो गए क्या। सारे ग्रीन हो गए तो मेरी वर्कशीट सही है। अब देखो टीचर का कितना टाइम बचा। अगर बिल्कुल बिल्कुल। टीचर को कंफर्टेबल हम करते हैं ना सर, तभी वो इनोवेशन करता है, नहीं तो नहीं करता। जो आपने एक चीज मेरे को बताई थी कि भाई जैसे आपने बताया गूगल एप्स को यूज करके हम लोग चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं, अपना खुद का एक इंटरानेट बना दिया हमने। हाउ डज दैट वर्क? आप लोग ये कर कैसे पाए? क्योंकि मतलब ये ठीक है, चीजें अगर कोई सीखना चाहेगा तो सीख लेगा वाला टाइप है, बट अदरवाइज ये खुद से इंट्यूटिव नहीं है, खुद से बहुत सारे स्कूल लीडर करेंगे नहीं। तो आपने जब ये चालू किया तो क्या चैलेंजेस है, और फिर क्या होता है, इसको स्केल करना भी इतना आसान नहीं। बहुत सारी चीजें जब आप ऑटोमेट करना चाहते हो तो शायद आप भी, आपके टीचर भी उतने केपेबल नहीं होते, देन यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। ये दोनों चीजों को कैसे किया? पहले खुद से कैसे किया, कहां तक कर पाए, और फिर वो जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए थी वो कैसे लाए?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया सर। सबसे पहले तो ना, मुझे अगर कोई चीज़ आती नहीं है, तो मुझे मतलब वो मान लो बाज़ार में कुछ भी मिल रहा है, अगर मुझे उसका यूज़ नहीं पता है, तो फिर मेरे लिए वो यूज़लेस है। तो पहले तो मैंने खुद की अपनी लर्निंग थी मेरी, आपको पता है कि मैं 2012 से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही थी कि जो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो मैं सीखूं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो एक स्मार्ट बोर्ड लगा लिया तो उसी को हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी मान रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी इससे कहीं अलग है, एजुकेशन में इसे कैसे यूज करें। तो मैंने पहले तो खुद वो सारी चीजें एक्सप्लोर की कि अवेलेबल क्या है। जब अवेलेबल था तो फिर मैंने अपनी लिस्ट बनाई कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस टूल से क्या एक्सपेक्टेशन है, और फिर मैंने उसको सीखा, और फिर मैंने क्लास 9 के बच्चों को सिखाया। जैसे वेबसाइट बनाना मैंने क्लास 9 के बच्चों को सिखाया, क्योंकि देयर वर 12 क्लासेस और मैं 12 वेबसाइट नहीं बना सकती थी। तो मैंने बच्चों को सिखाया, तो उन्होंने अपनी अपनी क्लास की वेबसाइट बनाई, और फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि अब आपको क्या चाहिए अपनी वेबसाइट पे ऑलवेज अवेलेबल, कि जिसके लिए आप इधर उधर ना जाओ। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि हमें सिलेबस देखना होता है, हमें अपने कुछ रिलेटेड वीडियोस या कुछ बुक्स हों वो देखनी होती हैं। तो हमने वो सारी चीजें उनको उनकी क्लास वेबसाइट पे डाली जो बच्चों को चाहिए था। फिर उन्होंने मतलब जब वो 12 वेबसाइट्स बन गई तो उन्होंने खुद ही एक दिन मेरे पास आए, कहते मैम आप 12 वेबसाइट्स कैसे देखोगे, आपके लिए हम एक पूरा डायरेक्टर जोन बना देते, जहां पर आप जिस क्लास में जाना चाहो आपके पास एक ही लिंक रहेगा, डायरेक्टर जोन, और वहां पे सारे साइट्स होंगे, आप जा सकते हो। तो मतलब फिर बच्चों ने भी अपना दिमाग लगाना शुरू किया। ओके। और फिर एक और चैलेंज होता है कि अगर वेबसाइट है तो उसे अपडेट कौन करेगा। अब क्लास वेबसाइट तो बन गई, उसे अपडेट कौन करेगा। तो यहाँ पे हमें गूगल का इतना फायदा था कि टीचर ने तो बस अपने एक ड्राइव में डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसे अपडेट किया, वो क्लास वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली हो गया, वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं। टीचर अपनी जगह काम कर रहा है, मैं अपनी जगह काम कर रही हूँ, और हमें अपडेट्स जहां जहां चाहिए और जैसा जैसा फीडबैक चाहिए वो हमें टेक्नोलॉजी और एआई दे रही है। दिस इज तो हाउ। इसमें दो चीजें हैं। तो एक तो चीज है कि जैसे कहते हैं कि आपने कहा कि भाई टीचर ने कुछ अपना जो भी कंटेंट है, जो भी अपने लेट्स से एक फोल्डर में काम कर रहे हैं, आपने उस फोल्डर को लिंक कर दिया अपनी साइट से, और ये आप शायद बात कर रहे हैं सारी की सारी ये वेबसाइट्स आपकी गूगल साइट्स पे बनी हुई हैं, इज इट? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो अगर आपने ये कर दिया, अब ये तो हो गया। अब एक तो मेरा सवाल रहेगा इसमें कि भाई शेयरेबिलिटी क्या है, कौन सा कंटेंट है जो जो सबके लिए ओपन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो शायद आपने ऐसा रखा होगा हाँ जी, हाँ जी। टीचर को क्या चीजें इस वाले फोल्डर में डालनी है और क्या चीजें अलग फोल्डर में डालनी है, इज इट दैट वे? हाँ जी सर, हमारे हर बच्चे का स्कूल से एक ईमेल अकाउंट बना हुआ है। ओके, मतलब हमने ओके, हर बच्चे का ईमेल आईडी स्कूल से बनाया है थ्रू ओके, जी सूट फॉर एजुकेशन। ठीक उसमें है। एक तो है कि हमारे कंट्रोल रहते हैं कि बच्चा क्या देख सकता है और क्या नहीं। जैसे हमने बच्चों के लिए यूट्यूब या हमने फेसबुक इंस्टाग्राम अपने ब्राउजर में बैन किया है। अगर पेरेंट इतना ही इंश्योर कर ले कि बेटा अगर इंटरनेट सर्फ करना है तो आप स्कूल वाला अकाउंट यूज करोगे, तो सारे काम हो जाते हैं। पर इतना टाइम ना तो पेरेंट के पास है ना कुछ। बट ये है कि मेरे बच्चे जब इंटरनेट पे मेरे स्कूल के अकाउंट से जाएंगे तो वो सेफ है, वहां पे कुछ तो ऊट ये जो पटांग। आपने आइडेंटिटीज क्रिएट की मैडम, मतलब ये आप खुद ही कर पाए या आपको इसके लिए किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ी? जो सर ये तो बेसिकली हमारा ईमेल्स जो आपने क्रिएट किए हैं ये। वो सर एक ही बार सीएसवी फाइल अपलोड हो जाती है, वो हमारा क्लरिकल स्टाफ कर देता है। तो उसने सीएसवी फाइल बनाई, सिर्फ हमारे एडमिशन नंबर, हमने एडमिशन नंबर से बना दिया सबका कि ये एडमिशन नंबर है तो ये ईमेल ओके, आईडी है। तो वो यूनिक नंबर दे दिया और उससे आपने सबकी ईमेल आईडीज क्रिएट कर दी। ईमेल आईडी बना दी, हाँ जी। और सबका ओके, वो हो गया shamrockzirakpur.com @ मान लो आपने एडमिशन लिया तो shamrock वर्ड SW007 @shamrockzirakpur.com, वो ऑटोमेटिकली समझ आता है, वो बन गए। और उसके बाद हमने जो उसमें स्टाफ के लिए अलग परमिशंस दिए फिर अपने जी सूट में कि स्टाफ क्या कर सकता है।
और फिर हमारे जो एडमिन कंसोल के मतलब इंचार्जेस हैं, उनके पास कुछ अलग राइट्स हैं। तो अब वो भी टेंशन खत्म हो जाता है कि अगर अचानक से एक टीचर स्कूल छोड़ के चला गया तो हमारे स्कूल का डेटा उसके साथ चला गया, नहीं, हमने उसे अपने अकाउंट्स अपने स्कूल से रिमूव किया तो उसका सारा डेटा हम जिसको चाहें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। राइट तो राइट मतलब ये चीजें जो है ना, थोड़ा कंट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने, और मेरे को थोड़ा सा मतलब मुझे रिसोर्सेज शेयर करने में टेंशन नहीं है। राइट ट्रू। और फिर रूल्स कैसे लिखते हैं आप, जो ऑटोमेशन रूल्स हैं वो कैसे लिख रहे हो भाई? कोई चीजें एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो कि ऑटोमेशन रूल्स लिखने पड़ते होंगे ना आपको, तो वो कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेशन रूल सर कि जहां जहां से हमें जैसे कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्वर्स को ही विजिबल हैं, कुछ चीजें टीचर्स को ऑब्जर्व विजिबल हैं, तो वहां पे मतलब वो सारे कंट्रोल्स हैं। और इस जैसे मामले में जैसे आप मैडम, आपके यहाँ पर ऐसा शायद मेरे को याद आता है, आपसे मैं बात कर रहा था, आपने ही शायद ये बताया था कि हम ये कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उसमें ऐसा होता है ना कि भाई मान लो कि आपने कहीं पर कोई डेटा एंट्री की, आपने की, और उसमें आपने कहा कि ये वाला काम इसका है, ये वाला काम इसका है, ये वाला काम इसका है, एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज आपने वहां पर लिख दिया तो वो एक मेल जनरेट हो गई और वो मेल उसको चली गई ऑटो। तो आपको एक्चुअली बार बार मेल नहीं लिखनी पड़ रही, वरना वो सारा काम ये आपको बार बार मेल लिखनी पड़ेगी। बट अगर ये ऑटोमेशन रूल है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट लिखा आपने तब भी ये हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये ना हमें रिकॉर्ड चाहिए होते हैं सर सारा साल के, तो मैंने एक शीट बना रखी है जो टास्क लिस्ट है। अब मान लो जी मुझे सुबह 10 लोगों को टास्क असाइन करना है, तो मैं अपनी उस टास्क लिस्ट में लिखती हूँ, और उस शीट पे एक स्क्रिप्ट लगा है कि भाई जब मैं जिसका नाम लिखूं उसको वो मेल चला जाए। तो वहां पे वो एक ऐप स्क्रिप्ट है, अगेन सर ऐप स्क्रिप्ट वंडर्स कर सकती है। वो मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता स्कूल में लोग एक्सप्लोर करते हैं, पर हमने करा है। और इसमें एक और बात मैं आपको बताती हूँ सर, यहाँ चैट जीपीटी हेल्प करता है। जब मुझे चाहिए होता है ना कि मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दो, ऐप स्क्रिप्ट के लिए मुझे ये काम करवाना है, तो वो मुझे ट्यूटर कर देता है। आप देखो कि मुझे कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे फंक्शन लिखने आते नहीं हैं, पर मैं चैट जीपीटी के स्टडी एंड लर्न फीचर में जाके कि मुझे इस शीट से ये वाला फीडबैक चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो स्क्रिप्ट लिखने में या ये कोड लिखने में, तो वो ये काम कर देता है। तो बिल्कुल बिल्कुल कर देता है। हाँ। इस तरीके से आज के टाइम में चैट जीपीटी इस काम के लिए बहुत ही बढ़िया हो चुका है मैडम। मतलब मैं अपनी खुद की वेबसाइट के लिए मैं गेम्स लिख रहा था, छोटे छोटे गेम्स है, बिंगो विंगो और ये सब मैंने चैट जीपीटी से लिखे हैं, और मतलब इट वर्क्स फिनोमिनली वेल। तो आई कैन टोटली रिलेट कि वो बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिख पा रहा है। राइट। हाँ जी जी जी, ये भी अच्छा है। तो मतलब आपकी एक्सटर्नल हेल्प भी आपके पास टेक्नोलॉजी ही है। वाओ, जी, दैट्स अ गुड एक्सटर्नल वन। हेल्प भी टेक्नोलॉजी है, इंटरनल भी टेक्नोलॉजी है, और टीचर्स सिर्फ मॉनिटर करने के लिए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हैं, और नई चीजें इनोवेट करने के लिए हैं। सो अब एक चीज और समझते हैं कि अब ये सारी चीज, एक तो टाइम था कि आप बिल्ड कर रहे थे, तब आपने धीरे 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 टीचर्स को ट्रेन भी किया, मोटिवेट भी किया। लेकिन आज जब सारे टीचर ये एक लेवल पे पहुंच गए, जब ये होता है ना कि जैसे कहते हैं कि भाई लड़की को ज्यादा पढ़ाओ मत, वरना इसके लिए लड़का मिलना भारी हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर तुम ज्यादा होशियार हो गए तो तुम्हारे लिए और ज्यादा बेहतर इंसान चाहिए। तो अब ये जो है चीज, ये टीचर्स के साथ भी है, आपने उनको एक लेवल ऊपर कर दिया, तो हम जो है ये देखेंगे कि अब उनको ट्रेन करना, अब उनको और इससे आगे ले जाना हर मिनट पे मुश्किल होता जाता है। तो आप इस चीज के लिए आज क्या करते हो कि भाई अब आपके टीचर अब अगला क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, और उसका एक सिस्टम कैसे बनाए रखेंगे अपने सिस्टम सर में? उसके लिए तो ना आपको पता है कि पहले जो नॉलेज 100 साल में डबल होती थी, वो आज 3 महीने में हो जाती है। तो जी बहुत चीजें होती हैं सर रोज सीखने वाली, मतलब जी टीचर्स तो वेट करते हैं। अगर मैंने बोल दी ना प्लीज कम टू रूम नंबर 1, तो उनको होता है कि आज पता नहीं कौन सा पिटारा खुलने वाला है। तो वो जो होता है ना बोरिंग से फेस देखना स्टाफ मीटिंग में, वो नहीं मुझे फेस करने पड़ते हैं। वो पहले से होते हैं, मैडम क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले, एक दूसरे से पता कर रहे होते हैं कि किस सिलसिले में कुछ बताया, तेरे को पता है कुछ ऐसी बातें चल रही होती थी। तो चल रहा था लो जी अब इधर जाना था, उधर बुला लिया प्रिंसिपल ने, बैठे रहो अब इनका भाषण सुनो। तो वो चीजें नहीं होती फिर। नहीं, लेकिन लेकिन कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग दोज काइंड ऑफ पीपल जो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे तो ले नहीं सकते कि भाई हर बार मैं ही सिखाऊंगी।
मतलब हम्म। कोई भी नहीं कर सकता ये कि हर बार आप ही सिखाओगे। तो आपको नए लोगों को भी लाना है ऐसे शायद, या नए, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है तो आप दूर से भी, हम इतनी दूर बैठ के इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मतलब फिर भी लगातार नए लोग फाइंड करना जो इस लेवल पे होंगे जो आज आपका टीचर कर रहा है उससे बेहतर सिखा पाएंगे। लोग तो बहुत होते हैं लेकिन वो खुद ही ये नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उससे आगे का नहीं सिखा, उसी एआई की ही वर्कशॉप लेंगे तो वो पहले की ले रहे होंगे, चीजें बता रहे होंगे, और वो आपका टीचर ऑलरेडी जानता होगा, वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा नमस्ते करो यार, इसको क्यों बैठा रखा है हमारे। तो तो सर मतलब ये ना आज ये कांस्टेंट चैलेंज रहेगा एक किसी भी ऐसे इनोवेटिव स्कूल के लिए कि भाई ऑलरेडी हम वहां पहुंच गए, अब कैसे सिखाएं। नहीं सर, ये चैलेंज यहाँ पे ना हर एक को मैंने बोला हुआ है, ये एक ना जिसे कह लो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है हर एक पे कि अगर आपको कोई नई चीज पता लगी है, आपने शेयर नहीं की, तो फिर देख लो। अगर मुझे पहले ये एक है, मैंने बोल रखा है कि अगर कुछ चीज मैं ले आई, आपको पता है और आपने मुझे नहीं बताई, तो देख लो फिर। तो फिर सबको होता है कि पहले मैं वाला काम होता है हमारे स्टाफ में कि आज मैं बताऊंगा कि ये नया आ गया है, मैम आज मेरे पास कुछ है, आप रहने तो मैं शेयर करता हूँ। तो ये तो सब मेरे चीजें को सर होती है। और दूसरी चीज पता है क्या है सर, कि मैंने टीचर्स को वहां पहुंचा दिया है कि ये ना अब मतलब वो कह लो कि कहीं और जा नहीं सकते हैं, क्योंकि और कोई स्कूल इनको इतना ईज ऑफ वर्क देगा नहीं, ऐसा एटमोस्फियर देगा नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने देगा। जहां पर लोग आज भी अटके हुए हैं, मैम ये टीचर्स तो फिर लैपटॉप पे ही लगे रहते होंगे, पढ़ाते कब होंगे? तो मैंने कहा सर पढ़ाने के लिए तो लैपटॉप यूज करते हैं। तो अभी मतलब लोग वहीं अटके हैं कि हर एक के पास लैपटॉप होगा तो फिर वो पढ़ाएंगे कब, जबकि हमारे वाले उसके बिना पढ़ा नहीं सकते, मतलब बेकार हो गए ये बाकी स्कूल्स के लिए अभी तो मैं ना इसलिए अक्सर हमारे। मैं ना मैं ना अक्सर स्कूल्स में ये सिखाता हूँ कि भाई ये वाला जोन है जहाँ पर इनोवेशन कर सकते हैं, ये वाला जोन है कि मान लो कि लीडरशिप में इनोवेशन कर सकते हैं, मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन कर सकते हो, मान लो पेडागोजी में कर सकते हो, सिस्टम्स में कर सकते हो, कम्युनिकेशन में कर सकते हो, ऐसा अलग अलग चीजें। तो एक जो चीज है जो इसमें जो मतलब मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा उम्मीद है कोई स्कूल का कुछ कर पाने का और सबसे कम काम होता है, वो है स्कूल कल्चर डेवलपमेंट। और मैं जो देख पा रहा हूँ आप जो कर रहे हो अपने स्कूल में, वो बेसिकली यू हैव डेवलप्ड द न्यू कल्चर। और ये कल्चर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है कि भाई सारे लोग ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर ये होता है, तो अब मेरे से भी ये एक्सपेक्टेड है, अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो वो उस यस सर। और कल्चर में यहाँ बने रहने के लिए, क्योंकि और कहीं वो कल्चर नहीं मिल पाएगा उनको, तो इसीलिए वो हमेशा जुटे रहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, मतलब मेरे को आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मेरे को बहुत मजा भी आया सुनने में। और ऐसा लग रहा है कि यार जैसे अभी कॉन्वर्सेशन खत्म ना हो और अभी भी ये चलता रहे, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारी और बातें हम कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी यू नो अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे मेरे मेरे और हम देखते हैं कि अगला अगला बार हम कौन सा कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे, दोबारा से कुछ और चीजें नई सीखना चाहेंगे। लास्ट में कोई डिपार्टिंग नोट आप देना चाहेंगे एंड देन वी विल क्लोज मैम। सर बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो पेडागोजी नहीं है। जी लोग इसको पेडागोजी समझ के भूल करते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ टूल, पेडागोजी आपकी होगी। लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग आपको पेडागोजी और टेक्नोलॉजी दोनों ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम ये भूल करेंगे कि टेक्नोलॉजी एक पेडागोजी है या पेपरलेस स्कूल होना एक पेडागोजी है, तो हम सबसे बड़ी भूल करेंगे। टेक्नोलॉजी एक टूल है, ये पेडागोजी नहीं है, और ये हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे को इतनी सारी चीजें अपने शेयर की अपने स्कूल के बारे में। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक और चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्कूल लीडर अगर चाहे कि वो चेतन मैडम से कुछ सीखना चाहता है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि खुद मेरे सर्कल में बहुत सारे लोगों ने मैडम से सीखा है एंड शी इज वेरी वेरी ओपन हार्टेड कि आपको सिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली अरेंज अ सेशन जिसमें वो आपको आपके टीचर्स को शायद वो सिखाना चाहेंगे। और शायद आप लोग एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि आप उनसे गाइडेंस कंसल्टेंसी या मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें वो शायद पूरे साल आपके टीचर्स के लिए ट्रेनिंग, मतलब ऐसा पहले करती रही हैं आजकल कर रही हैं पता नहीं, बट कुछ मेरे ख्याल में एक वक्त था कि 12 स्कूल्स को शी वाज हेल्पिंग। अब तो उनका स्कूल खुद इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो पता नहीं कितना कर पाते होंगे। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई अच्छा सीखने वाला
लर्नर स्कूल मिलेगा, तो ज़रूर आज भी उतनी ही एंथुसियाज़्म से ये सब करना चाहेंगे उनके लिए कि श्योर आप भी सर। सीखो और आप भी बढ़िया आगे बढ़ो। जी मैडम, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच।